नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी पशु मानव लेकर। ये कहानी मैंने 17 जनवरी 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी पशु मानव। मित्र, ये कहानी 3 भागों में है। प्रथम भाग का वाचन कर रहा हूँ, कहानी पशु मानव। कादिर भाई पॉकेटमार के सितारे इन दिनों ठीक नहीं थे। पिछले 5 रोज से कोई आमदनी नहीं हुई। एक भी जेब पर हाथ नहीं मार सके। सब दिन होत न एक समान। वैसे उनकी अंगुलियों का कमाल कम नहीं था। अच्छी अच्छी जगह उन्होंने पर्स मारे थे। रेलवे स्टेशन, सिनेमाघर, मंदिर, बारात, मेले एवं कई भीड़ भरी जगहों में कादिर भाई की अंगुलियों ने जौहर दिखलाए थे। उनके साहस, धैर्य, चातुर्य एवं कौशल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। चोरी करना बुजदिलों एवं बेवकूफों का काम नहीं है। बहुत जुगत भिड़ानी पड़ती है। भेड़ की खाल में भेड़िया होना कोई सरल कार्य नहीं है। अमावस्या की घनी अंधियारी रातों में भी चोर के मन में चांदनी होती है। जब सब सोते हैं, चोर जागता है। जब सब मस्ती में होते हैं, चोर अपनी चुस्ती दिखाता है। सैकड़ों सावधान लोगों के बीच में चोर एक असावधान को ढूंढ लेता है। बड़े बड़े राजे महाराजे एवं पुलिस वाले भी जब चोरों से नहीं बच पाते, तो सामान्य आदमी की बिसाती क्या है। तभी तो चोरी 64 प्रतिष्ठित कलाओं में एक है। सामाजिक एवं नैतिक स्तर पर चोरी का दर्जा कितना ही निम्नतर क्यों न हो, कलात्मक स्तर पर तो इसकी गिनती अन्य कलाओं के बराबर ही है। कई ऐसे वाकये सुनने में आते हैं जहां चोरों के अद्भुत कौशल से मुग्ध होकर राजाओं ने उन्हें पुरस्कृत किया। कहते हैं उदयपुर रियासत में एक ऐसा चोर था जो छिपकली की तरह सीधी दीवार चढ़ लेता था। महाराणा ने पकड़े जाने पर उसे पुरस्कृत किया। जयपुर के महाराजा ने एक प्रसिद्ध चोर को अपना पहरेदार बनाया था। चोरी कोई हंसी खेल नहीं है। साहस एवं कौशल के लिए सम्मान रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में चोरों के लिए भी कहीं सम्मान होता है। पिछले माह रावण दहन के समय जब सत्य की असत्य पर जयकारों का निनाद हो रहा था, कादिर भाई ने एक राम भक्त महाजन का पर्स ऐसी मुस्तैदी से मारा कि उसे हवा भी न लगी। पर्स में 100 के पूरे 10 नोट थे। घर जाकर राम भक्त महाजन ने मन ही मन एक बार जय रावण अवश्य कहा होगा। कादिर भाई जैसे लोगों ने ही रावण जैसे महापंडित असुर को शाश्वत एवं सनातन बनाया है। उन्हीं जैसे लोग राम को हर युग में जगाए रखते हैं। कादिर भाई ने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। 45 वर्ष की उम्र में पिछले 25 सालों से जेब काटने का लंबा अनुभव है। खुदा नजर न लगाए, अब तक एक बार भी नहीं पकड़े गए। इतनी अच्छी रिपोर्ट तो शातिर चोरों की भी नहीं होती। इसीलिए नौसिखिए पॉकेटमार उन्हें उस्ताद मानते हैं। पतला लंबा मुंह, दाएं गार पर काला बड़ा तिल, कोयल से मीठी बोली, छोटी छोटी तीखी नुकीली मूछें, लोमड़ी सी आंखें, गले में बंधा रुमाल एवं सर पर जालीदार टोपी तथा रंगे सियार सी चाल। मजाल कोई उन्हें चोर समझे, पर सौभाग्य सदैव साथ नहीं रहता। गत 10 दिनों से खाली भटक रहे हैं। भावी प्रबल है। कादिर भाई अब पुराने चिर परिचित स्थानों से उकता गए थे। आज सुबह से पब्लिक पार्क में घूम रहे थे। नई आजमाइश के मूड में थे। पब्लिक पार्क में बाईं तरफ शहर का प्रसिद्ध चिड़ियाघर था एवं दाईं तरफ अजायबघर। चिड़ियाघर में शेर, चीते, भालू, बंदर तथा अन्य कई जानवरों एवं पशु पक्षियों के पिंजरे थे। जेठ का महीना था। पिंजरे तप रहे थे, अतः कोई खास भीड़ नहीं थी। यहां वहां इक्का दुक्का आदमी नजर आता था।
कादिर भाई खड़े खड़े सोच रहे थे कि कोई जानवरों को देखने में व्यस्त हो तो हाथ साफ करूं। अंगुलियां कई दिनों से जौहर दिखाने को तरस रही थी। अभी वो शेर के पिंजरे के आसपास घूम रहे थे। गिद्ध की आंख बहुत दूर तक देखती है। अब पढ़ रहा हूं कहानी का भाग 2। राम बाबू शर्मा की उम्र अब 50 के पार होगी। सर पर बाल काले कम और सफेद ज्यादा हैं। गालों पर दस्तक देती हल्की झुर्रियां, आंखों के नीचे हल्के काले गड्ढे एवं चश्मे का मोटा कांच बताते हैं कि बुढ़ापा अब द्वार पर खड़ा है। गत 25 वर्षों से चिड़ियाघर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं। जानवरों के पिंजरे में बिजली, पंखे, कूलर ठीक करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता बिरले ही होते हैं। कार्य जिनकी पूजा हो एवं ईमानदारी पूंजी, शर्मा जी की गिनती ऐसे ही लोगों में है। शर्मा जी अपना काम इतनी मुस्तैदी से करते थे कि सर्वत्र उनकी सराहना होती। चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्थाओं से वे भली भांति परिचित थे। किस तरह पक्षियों, जानवरों से पेश आना है। खतरनाक जानवर जैसे शेर, चीते, भालू आदि के पिंजरे किस तरह कार्य प्रारंभ करने के पहले लीवर खींचकर बीच में से बंद करने हैं, आदि आदि। हिंसक जानवरों के पिंजरे के बीच एक छोटा पिंजरा होता है जिसे काम करने के पहले बंद करना जरूरी होता है ताकि जानवर पिंजरे के एक तरफ रह सके। सारे इलेक्ट्रिक स्विच आदि दूसरी तरफ लगे होते हैं। इन सुरक्षा तरीकों से अब तक वो अभ्यस्त हो चुके थे। निसंकोच पिंजरों में आते जाते थे। कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। रोजमर्रा के काम करते करते आदमी में एक विशिष्ट तरह का आत्मविश्वास आ जाता है। शेर के पिंजरे में मांस डालने वाला आदमी शेर की दहाड़ से नहीं डरता। जो खरे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं उनसे डर कैसा। आज शर्मा जी को शेर के पिंजरे का कूलर ठीक करना था। गत 2 वर्ष से इसी शेर के पिंजरे में वो कई बार बिजली का कार्य देखने आ चुके थे। वैसे शर्मा जी अक्सर प्रसन्नचित्त नजर आते, पर आज वे अन्यमनस्क थे। कल शाम ही उनके बेटे गौरव का सीढ़ियों से उतरते हुए पांव फिसल गया था। गिरते ही वो जोर से चीखा। टखने में जोर की लगी थी, हालांकि कोई फ्रैक्चर नहीं था। फिर भी डॉक्टर ने सावधानी के तौर पर कच्चा प्लास्टर लगा दिया था। रात होते वापस घर भी ले आए थे। आज सुबह वो घर से निकले तब गौरव कराह रहा था। डॉक्टर ने कहा भी था 2-4 रोज दर्द रहेगा। गौरव उनका इकलौता बेटा था। शर्मा जी उसे बेहद प्यार करते थे। आज घर से निकलते समय उन्होंने बेटे को नई जीन्स की पैंट एवं टी-शर्ट लाने का वायदा किया था। पिता के वादे ने उसके दर्द पर मरहम का असर किया। आंखों में चमक आ गई। शर्मा जी ने पर्स में 1500 रुपये रखे। पर्स बैक पॉकेट में रखा एवं चिड़ियाघर की राह ली। सोचा वापस आते हुए तसल्ली से खरीद लेंगे। शेर के पिंजरे वाले कूलर को ठीक करना जरूरी था। अधीक्षक ने उन्हें देखते ही कहा। सारी रात शेर दहाड़ता रहा। आज उसके खाने के समय से पहले कूलर ठीक कर दो। कल शाम भी उसने गर्मी के मारे मांस छोड़ दिया। कल भी कूलर बंद थे। शर्मा जी ने शेर के पिंजरे के कोने वाला छोटा दरवाजा चाबी से खोला, तुरंत वापस अंदर से बंद किया एवं सीधे कूलर के पास आ गए। बच्चे की चोट को लेकर मन उदास था। आज बीच का लीवर खींचना बिल्कुल भूल गए। बेधड़क अंदर आकर कूलर ठीक करने लगे। एकाएक उन्हें ध्यान आया कि आज वो लीवर खींचना भूल गए हैं। लीवर खींचने से शेर के पिंजरे के बीच एक छोटा पिंजरा बंद हो जाता था ताकि काम आसानी से किया जा सके। अकल पर पर्दा पड़ गया। बच्चे के तनाव में भेजा घूम गया। उनका कलेजा धक धक करने लगा, जैसे पैरों तले जमीन सरक रही हो। दम खुश्क होने लगा, जैसे छाती फट रही हो। भावी की कल्पना से ही वो
दिल थाम के रह गए। दबे पांव वो पुनः दरवाजा खोलने को बढ़े ही थे कि उनकी ऊपर की सांस ऊपर व नीचे के नीचे रह गई। शेर अब तक बीच वाले खुले पिंजरे से उनके पिंजरे में प्रविष्ट कर चुका था। श्यामा जी चुपचाप वहीं सहम गए। पैरों में आगे बढ़ने की शक्ति ही नहीं रही। खून सर्द हो गया, सारी क्रियाशक्ति ही लुप्त हो गई। मृत्यु धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। भागने का अर्थ मृत्यु सुनिश्चित थी। वो भय से थरथराने लगे। सारा शरीर पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। कोई उपाय न देखकर वो कूलर ठीक करने में लग गए। उन्हें मालूम था शेर भूखा है एवं आज मौत निश्चित है। उनके कमरे में शेर नहीं यमराज घुसा था। हाथ पांव पिंडलियां भय से कांप रहे थे। हे राम, आज बचा लो, पीछे परिवार का क्या होगा। शेर की तरफ देखने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं थी। शुतुरमुर्ग की तरह उन्होंने अपना ध्यान कूलर में व्यस्त किया, पर ज्यों-ज्यों शेर उनके करीब आता गया, उन्हें लगा मृत्यु भी उतनी ही करीब आती जा रही है। जान सुई की नोक पर थी। आज वहां खड़ा होना अंगारों पर खड़ा होना जैसा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आंखों के आगे अंधेरी आने लगी थी। इधर कुआं इधर खाई वाली हालत थी। आत्मरक्षा का अंतिम हथियार स्क्रू ड्राइवर था। सोच रहे थे शेर के हमला करते ही उसकी आंख में घुसेड़ दूंगा, शायद घायल होकर भाग जाए। पर यह सोच मात्र मन बहलाने की असफल चेष्टा के अतिरिक्त कुछ न था। शेर का एक पंजा उनके अंजर पंजर ढीले कर सकता था। शेर शर्मा जी के करीब आया और करीब आया, यहां तक कि उनके पास आकर खड़ा हो गया। शर्मा जी ऊपर से नीचे पसीने से तरबतर हो गए, जैसे प्राण कुछ पल के लिए रह गए हों। बदन बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। चेहरा ऐसे मुरझा गया जैसे संध्या के समय कमल। शेर अब भी खड़ा था। वे चोर आंखों से कभी शेर को देखते तो कभी स्क्रू ड्राइवर हाथ में लिए कूलर को। भीगी बिल्ली की तरह उनका शरीर कांप रहा था। मन ही मन जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे। हे बजरंग बली, आज इस बला को टाल दो, आपकी सवामणि करूंगा। उन्होंने जीवन में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक हादसा होगा। चिड़ियाघर में काम करने के लंबे अनुभव से उन्हें मालूम था कि भूखा शेर किसी का सगा नहीं होता। इस विप्लवकारी विचार के आते ही उनके हाथ पांव फूल गए। उनके रुधिर एवं हृदय की दुस्सह जलन का बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा जैसे उनकी कमर टूट रही है। शेर उन्हें छोड़ने वाला नहीं। आज कुर्बानी निश्चित है। आश्चर्य! शेर ने मुंह झुकाकर शर्मा जी को सूंघा एवं धीरे धीरे अपनी जीभ से उनके तलवे चाटने लगा, जैसे कह रहा हो, आप इतने दिनों से मेरा पिंजरा ठंडा कर रहे हो। इन प्रचंड गर्मियों में मुझे कितना सुकून मिलता है। कल क्या आप नाराज हो गए थे? कोई बात नहीं, आज ठीक कर दीजिए। कल गर्मी ने मेरे प्राण ले लिए थे। मैं शाम खाना भी नहीं खा सका। आप अकारण ही इतना भयभीत हो रहे हो। हम पशु भले सही पर कृतज्ञ नहीं हैं। आपका उपकार अविस्मरणीय है। स्वाभाविक प्रेम एवं अनुराग से भरे जानवर क्या क्या नहीं समझ लेते। मित्रों, अब पढ़ रहा हूं कहानी का भाग 3, अंतिम भाग। पिंजरे के बाहर खड़ा कादिर भाई ये सब नजारा देख रहा था। उसके शातिर दिमाग ने यह अनुमान लगा लिया कि आज शर्मा जी फंस गए हैं, पर वह सोचकर चुप रहा कि चिल्लाने से जानवर बिगड़ सकता है। वंचक अपनी गणित लगा रहा था। कृतज्ञता प्रकट करके शेर पुनः अंदर के पिंजरे में चला गया। शर्मा जी बदहवास पिंजरे से बाहर आए। जान बची लाखों पाए, मानो मुर्दे को प्राण मिल गए हों। ऐसे छूटे जैसे
जन्म का दरिद्र खजाना पा गया हो, बाहर आकर पारे की तरह बिखर गए। उन्हें मूर्छा आने को ही थी। बाहर खड़े कादिर भाई ने उन्हें सहारा दिया। वह कादिर भाई को जानते तक नहीं थे, पर उससे बेतहाशा ऐसे लिपटे जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। इस भीषण विपत्ति में कादिर भाई उन्हें प्रथम अवलंब लगा। धीरे धीरे शर्मा जी शांत हुए। अब एक पल भी यहां नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने सीधा स्कूटर उठाया एवं घर की राह ली। बच्चे के कपड़े खरीदने का विचार धरा रह गया। घर उन्हें कपड़े बदलते वक्त पता चला कि उनका पर्स गायब था। धन्यवाद मित्रों, यही थी कहानी।